नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। चित्रकूट में मिले दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र हजारों साल पुराने होने का दावा कर रहे इतिहासकार। गोरखपुर के रहने वाले उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से की चढ़ाई, लहराया तिरंगा। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक का दावा, उत्तराखंड में आया भूकंप तो कानपुर में मचेगी तबाही। यूपी की 2 नर्सों को दिया गया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जाने क्यों है ये खास। हर साल से अलग होंगी इस बार के यूपी बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट, जाने क्या कुछ किया गया है बदलाव। 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन में 50 कंपनियों ने लिया भाग, बीएचयू पहुंचे 20 देशों के 800 साइंटिस्ट। जन्मजात बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए अब यूपी के शहरों में भी चलेगा नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, गोरखपुर में 474 करोड़ की लागत से गुड़धोइया नाला और रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार। और अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में मानव सभ्यता अनादिकाल से ही रही है। इसके प्रमाण यहाँ पौराणिक धार्मिक स्थल और प्रागैतिहासिक शैल चित्र दे रहे हैं। ऋषि अन आश्रम, बाके सिद्ध, सरहट, धराकुंडी आश्रम के बाद अब भौरी के पहाड़ में भी शैल चित्र मिले हैं, जिसे इतिहासकार हजारों साल पुराने होने का दावा कर रहे हैं। भौरी के काली पत्थर में इतिहासकार डॉक्टर संग्राम सिंह ने हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र खोज निकाले हैं। ये शैल चित्र पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गुफा में है। खास बात यह कि ये शैलाश्रय एक चट्टान में पूरे एक साथ सुरक्षित अवस्था में विद्यमान है। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। ये पूरे शैल चित्र एक साथ एक पूरी पट्टिका में दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में विशेष रूप से हिरण, बकरी, धनुषधारी मनुष्य, कुत्ता, गाय, घोड़े का चित्रण दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे शिलाखंड में विविध प्रकार के 18 चित्रों का चित्रण किया गया है। इसमें एक साथ तमाम धनुषधारी बाण लिए मनुष्यों के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का चित्रण किया गया है। बता दें कि साल 1883 में इतिहासविद काकवड़ ने चित्रकूट के समीपस्थ शैल चित्रों की खोज पहली बार की थी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। हाल ही में यूपी के गोरखपुर जिले के रहने वाले उमा सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक इतिहास रचते हुए हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतेह करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इस तरह वे साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन चुके हैं। उमा सिंह कहते हैं कि 17,346 फीट ऊंचे इस पर्वत का टॉप करीब 200 मीटर तक दीवार की तरह खड़ा है। इसलिए गाइड के निर्देशानुसार टॉप से 200 मीटर नीचे से ही 5 नवंबर को उमा तिरंगा फहराने के बाद वापस आ गए। इस पूरी यात्रा में उन्हें कुल 12 दिन का समय लगा। बताते चले कि उमा इससे पहले भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। जैसे उमा हिमालय पर्वत की 4 चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई कर पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे पर्वतारोही बने थे। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि 19,340 फीट ऊंची है, उस पर भी इन्होंने साइकिल से चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। और इन्होंने 73 दिनों में 12,271 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। हाल ही में यूपी समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात महसूस किए गए मामूली झटकों को बड़ी तीव्रता वाले भूकंप का संकेत माना जा रहा है। दरअसल आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक का कहना है कि उत्तराखंड के रामनगर इलाके में तेज भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले सालों में रामनगर इलाके में 7.5 से लेकर 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आने की आशंका है। और अगर वहां भूकंप आता है तो कानपुर समेत बरेली, लखनऊ और दिल्ली के इलाके भी दहल जाएंगे। रामनगर इलाके में साल 1803 में भूकंप आया था। उसके बाद से कोई भूकंप नहीं आया और तब से पृथ्वी की सतह में एनर्जी स्टोर हो रही है, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। ऐसे में भूकंप का निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता, पर हाँ, भूकंप आना जरूर निश्चित है। खैर, अब प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, पर समय रहते ये जानकारी काफी बचावकारी साबित हो सकती है। ऐसे में सभी तरह की सावधानियां बरतें। और हाँ, सबसे खास बात, बिल्डिंगों का निर्माण बिल्डिंग कोड के नियमों के अनुसार ही करें। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को साल 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें यूपी की 2 नर्सों सुमन दुबे और सहायक कमांडेंट लिस्सी अचन कुंजू को भी शामिल किया गया है। यूपी की 2 सहित कुल 51 नर्सों को इस बार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बताते चलें, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना साल 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के लिए की गई थी।
पुरस्कार में 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 1 प्रमाण पत्र और 1 पदक भी दिया जाता है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और इस बार के एग्जाम में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए इस बार की आंसर शीट को हर बार की आंसर शीट से अलग बनाया गया है। कवर पेज की फेरबदल करने वाले गैंग पर शिकंजा कसने के लिए इस साल सभी स्टूडेंट्स को सिलाई वाली कॉपियां दी जाएंगी, यानी आंसर शीट के सभी पेज धागे से सिले हुए होंगे ताकि किसी की आंसर शीट से पेज निकालकर किसी और छात्र की कॉपी में न लगाई जा सके। बताते चले, अब से पहले साल 2020 में यूपी के 10 संवेदनशील जिलों जैसे प्रयागराज, हरदोई, मथुरा, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अलीगढ़, कौशाम्बी और मुजफ्फरनगर में सिलाई वाली कॉपियों पर ही एग्जाम लिया गया था। अब वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद साल 2023 से यूपी के सभी 75 जिलों में यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में वैसी ही आंसर शीट बांटने का फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अपनी 6ठी खबर का। गांवों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने के लिए काशी में बीते 11 नवंबर को 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन का आयोजन किया गया। 13 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में गांव के विकास पर मंथन किया गया। यूपी में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में गांव में कृषि क्षेत्र के विकास के साथ ही स्वच्छता, बुनियादी ढांचा आदि बिंदुओं पर स्थायी मॉडल भी बनाया गया। इस दौरान ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्टडीज का सेंटर आने वाले दिनों में बीएचयू में खोले जाने की तैयारी भी की गई। 50 से ज्यादा कंपनियों और यूनिवर्सिटी सहित 20 देशों के 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य 6 प्रमुख विषय कृषि और खेती, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, शिक्षा और कौशल, ऊर्जा और पर्यावरण, आजीविका और ग्रामीण परिवर्तन के एजेंडे पर चर्चा की गई। बताते चले, ये सम्मेलन जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की ओर। यूपी के शहरी क्षेत्रों में जन्मे शिशुओं के जन्मजात बीमारियों की भी अब पहचान की जाएगी और बीमार बच्चों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण के साथ अब यूपी के शहरी क्षेत्र में भी बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जल्द ही लागू किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन ने शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 15 शहरों में अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टरों और कर्मियों की 40 मोबाइल टीमें इसके लिए गठित की जाएंगी। बताते चले, आरबीएसके के तहत चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें कटे होठ, तालू, तंत्रिका ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, विटामिन ए डी की कमी, कुपोषण, जन्मजात मोतियाबिंद और दिल समेत दूसरी बीमारियों की पहचान की जाती है। कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों में तय बीमारियों की पहचान कर इलाज भी मुहैया कराया जाता है। बढ़ते हैं अपनी 8वीं और आखिरी खबर की ओर। हाल ही में प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के गुड़धुइया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार की 474.42 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ 561.34 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर की सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 को भी हरी झंडी दे दी गई है। बताते चले, गोरखपुर सिटी में गुड़धुइया नाला पहले एक प्राकृतिक नाला हुआ करता था, जिसके आसपास के एरिया में शहरीकरण के कारण अलग अलग नालों के माध्यम से सीवेज वाला गंदा पानी गिरने और अतिक्रमण होने की वजह से यहाँ सिल्ट भर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के एरिया में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए गुड़धुइया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार और इंटरसेप्शन डायवर्जन व ट्रीटमेंट की परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के तहत 44,300 घरों से निकलने वाले 38 MLD सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस परियोजना से गुड़धुइया नाले के 9.7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2.2 लाख परिवारों को बाढ़ और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा साल 2025 की जनसंख्या की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा यहां विकसित की जाएगी। इस पर 561.34 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें सीवरेज लाइन डालते हुए 43,963 घरों में कनेक्शन भी दिया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।